मेरा नाम जयेश है। मैं मुंबई से हूँ। ये कहानी साल 2019 के बरसात के मौसम की है। मैंने अभी अभी अपनी कॉलेज पूरी की थी और बाकी की छुट्टियां अपने गांव में बिताने की योजना बनाई। मेरा गांव भारत के पश्चिमी तटीय इलाके में स्थित है, जिसे कोंकण के नाम से जाना जाता है। मेरे परिवार का वहाँ एक पुराना घर है। हम उस घर में केवल त्योहारों जैसे अवसर पर ही जाते हैं। इस बार मैं अपने मॉम डैड के साथ नहीं था, लेकिन मेरे साथ मेरे कॉलेज के दोस्त राहुल, नयन और पायल थे। मेरे मॉम डैड मुझे ट्रिप पर जाने और वहां रहने की अनुमति देने के लिए सहमत हुए, जबकि मैंने वादा किया कि मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। ट्रेन से पूरा दिन की यात्रा करने के बाद हम आखिरकार वहां पर पहुंच गए। राजू चाचा हमें लेने के लिए आए, जो हमारे घर की देखभाल करते हैं। मेरे डैड ने उन्हें 2 दिन पहले बुलाया था। शाम तक हम घर पहुंच गए और उस समय लंबी यात्रा करने के कारण पहले से ही थके हुए थे। हमें मेरे चाचा के घर पर रात का खाना खाने के लिए इनवाइट किया गया। रात का खाना खाने के बाद हम कुछ देर तक बातें करते रहे और हमें पता नहीं चला कि कब रात के 12 बज चुके हैं। मैं और मेरे दोस्त वापस जाने के लिए तैयार थे, लेकिन चाचा ने हमसे रात के लिए उनके घर पर रुकने का अनुरोध किया, क्योंकि वापस जाने के लिए पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। राजू चाचा ने कहा कि बाहर जाना खतरनाक है, क्योंकि अंधेरे में कई जानवर और दूसरी चीजें बाहर आ जाती हैं। मैं मजबूरी में वहां रुकने के लिए तैयार हो गया। वहां आरामदायक और ठंडा तापमान था, लेकिन लगभग 1 बजे मैं दरवाजा खुलने की चरमराहट की आवाज से चौंक कर जाग गया। मैंने चाचा को हाथ में टॉर्च और शरीर पर शॉल ओढ़े हुए बाहर जाते देखा। उन्होंने बाहर से सीधा दरवाजा बंद कर दिया। मुझे लगा कि वो शायद टॉयलेट गए हैं। मैं जागता रहा और उनके लौटने का इंतजार करता रहा। कमरे में घड़ी की लगातार टिक टिक के अलावा सन्नाटा था। आधे घंटे बाद चाचा अभी भी दरवाजे पर वापस नहीं आए थे। कुछ गड़बड़ है, मैंने मन ही मन सोचा। मेरे दोस्त गहरी नींद में थे। मुझे लगा कि उन्हें जगाने से सभी घबरा जाएंगे, इसीलिए मैं चुपचाप नयन की ओर मुड़ा और उसे धीमी आवाज में पुकारा, नयन उठो। नयन अभी भी अपने सपनों में था, इसीलिए मैंने उसे थोड़ा हिलाया। नयन उठो, कुछ गड़बड़ है। नयन ने तुरंत अपनी आंखें खोली और मेरी ओर मुड़ा। मैंने अपने होठों पर उंगली रखी और कहा, श्श, जोर से मत बोलो, वरना तुम दूसरों को भी जगा दोगे। कुछ गड़बड़ है, चाचा अभी तक नहीं लौटे। अब 1 घंटा हो गया है। नयन ने आधी नींद में कहा, उनके पास जरूरी काम होगा, इसलिए वो बाहर गए हैं। लेकिन आधी रात को उन्हें कौन सा जरूरी काम करना है? बिना कुछ कहे मैं धीरे से उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर बढ़ा। नयन उठकर बैठ गया और मुझे देख रहा था। मैंने दरवाजे के बगल में टेबल पर रखी टॉर्च पकड़ी और धीरे से दरवाजा खोला। चरमराहट की आवाज आई, लेकिन कोई और नहीं जगा। मैं बाहर गया और भले ही मैंने हुडी पहनी हुई थी, हवा ठंडी लग रही थी। मैंने टॉर्च चालू की और चाचा को ढूंढना शुरू किया। मैं शौचालय में गया और अंदर बाहर ढूंढा, लेकिन वहां कोई नहीं था। बाहर का वातावरण पूरी तरह से अंधेरा और ठंडा था और झिंगुरों और मेंढकों की आवाज सन्नाटे को भर रही थी। घर के चारों ओर खोजने के बाद मुझे उनका कोई निशान नहीं मिला। मुझे नहीं पता कि मैं आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर पाया, क्योंकि आसपास घने पेड़ और झाड़ियां थी, जहां कई जंगली और जानलेवा जानवर रहते हैं। मैं धीरे धीरे सावधानी से चल रहा था और अपने आसपास की चीजों को ठीक से जांचने के लिए अपनी टॉर्च घुमा रहा था। मैं हमारे परिवार के चावल के खेतों में पहुंच गया, क्योंकि ऊंची घास मेरे निचले शरीर के ज्यादातर हिस्से को ढक रही थी। इसलिए मैंने हर कदम सावधानी से उठाया, ताकि किसी ऐसी चीज पर पैर न पड़ जाए जो खतरनाक हो सकती हो। जब मैं खेत के बीच में पहुंचा तो मैंने पुकारा, चाचा आप वहां हो। हर बार अलग दिशा में मुड़ते हुए मैंने 2 बार से ज्यादा पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लेकिन मैं अचानक स्तब्ध रह गया और वहीं खड़ा रहा। जब मैंने देखा कि झिंगुरों की आवाज अचानक बंद हो गई थी और पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। इसका मतलब आमतौर पर यह होता है कि कोई शिकारी या कोई जानवर आसपास था। घास में सरसराहट और मैदान के चारों ओर हलचल सुनी। मैंने अपनी टॉर्च को उस दिशा में घुमाया जहां से वो आवाज आ रही थी। फिर मैंने एक बेवकूफ़ी भरी हरकत की। मैंने एक पत्थर उठाया और उसे उस दिशा में फेंका। जब पत्थर जमीन पर गिरा तो घास की सरसराहट बंद हो गई। मैं जांच करने के लिए पास गया, लेकिन अचानक एक जंगली सुअर मेरी ओर दौड़ा और मुझे जमीन पर पटक दिया। ये एक हमला था और मैं उसके झांसे में आ गया। मैं लड़ नहीं सकता था क्योंकि मैं निहत्था था। ये बहुत खतरनाक लग रहा था। मैं काफी डर गया था। उसकी काली त्वचा
बालों से ढकी हुई थी। उसके नुकीले दांत त्वचा और मांस को चीरने के लिए तैयार थे और उसकी पीली आंखों की घातक निगाहें जो मैं टॉर्च की रोशनी में देख सकता था। मैं उठा लेकिन सदमे से डरा हुआ था। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतने बड़े जानवर का सामना नहीं किया था। यहाँ तक कि मेरे मॉम डैड ने भी मुझे सूअरों से ना उलझने की चेतावनी दी थी। जब मैंने उठने की कोशिश की तो सूअर जोर से चीखा, लेकिन फिर अचानक मुझे कहीं से ढोल की आवाज सुनाई दी और ये तेज होती जा रही थी, जैसे कि ये मेरी ओर बढ़ रहा हो। ढोल का इस्तेमाल गांव के लोग खेतों में सूअरों और पक्षियों को डराने के लिए करते थे। जंगली सूअर ने एक कदम पीछे लिया और फिर भाग गया। मैं पसीने से लथपथ था और अपनी पैंट में पेशाब करने वाला था, लेकिन जब सूअर नजर से ओझल हो गया तो मैंने राहत की सांस ली। मैं अपने पैरों पर खड़ा हुआ और पीछे मुड़ा तो देखा कि कुछ दूरी पर एक काली परछाई खड़ी थी। परछाई ने अपने शरीर पर शॉल ओढ़ा हुआ था और उसके हाथ में एक ढोल और दूसरे हाथ में एक दिया था। मुझे लगा कि ये मेरे चाचा हैं, लेकिन जैसे ही मैं करीब पहुंचा मैं रुक गया। मैंने फिर से देखा और वो व्यक्ति मेरे चाचा नहीं थे। वो कम से कम 7 फुट लंबा था। उसके हाथ मांसल और पूरी तरह से पीले और भूरे रंग के थे और चेहरे के बजाय ये अंधेरे से ढका हुआ था और आंखों की जगह 2 चमकदार नीले बिंदु चमक रहे थे। मैं एक पल के लिए रुक गया। मैं धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगा, लेकिन तभी वो आकृति गहरी और गूंजती हुई आवाज में बोली, वापस आ जाओ। मैं वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं होश में आया तो मैं चाचा के घर पर था। चाचा ने मुझे बताया कि एक गांव वाले ने मुझे खेतों के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया था। मैंने चाचा को समझाया कि मैं उनकी तलाश करने के लिए घर से बाहर निकला था और उन्हें मेरी सूअर से मुठभेड़ और उस रहस्यमय लंबी आकृति से मिलने के बारे में बताया। फिर मेरे चाचा ने मुझे और मेरे दोस्तों को बताया कि जिस आकृति से मैं मिला था वो एक रखवाला था। उन्होंने हमें बताया कि रखवाले संरक्षक संस्थाएं हैं जो खेतों को चोरों और जंगली जानवरों से बचाती हैं और खेतों को उर्वरता और सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। रखवालों की सुरक्षा के बदले हम हर अमावस्या की रात को उन्हें भेंट के रूप में खेतों के बाहर एक नारियल तोड़ते हैं। मेरे चाचा ने हमें बताया कि उस रात वो भेंट चढ़ाने के लिए खेतों में गए थे। ये सुनने के बाद मैं और मेरे दोस्त पूरी तरह से हैरान थे कि इस पर विश्वास करें या ना करें। मुझे एहसास हुआ कि वहां पर कई सारी शक्तियां हैं और कुछ विनाश के इरादे से आती हैं और कुछ सुरक्षा के लिए। हाय वांस, मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूं और मुझे आपकी सभी एनिमेटेड स्टोरीज बहुत पसंद हैं। वैसे ये घटना मेरे साथ नहीं बल्कि मेरी दादी के साथ हुई थी। हाल ही में मेरी दादी हमारे साथ रहने आई और तब से उन्होंने मुझे उनके साथ हुई कई पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में बताया। ये विशेष घटना 1974 में नाइजीरिया में हुई थी। उस समय मेरी दादी 40 साल की थी। ये शनिवार का दिन था जब उन्हें स्थानीय अस्पताल से फोन आया। फोन पर एक नर्स ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी जो गर्भवती थी डिलीवरी होने वाली थी और अस्पताल में उनकी उपस्थिति की आवश्यकता थी। बाहर बारिश हो रही थी लेकिन जाना जरूरी था, इसीलिए मेरी दादी ने जल्दी से चलना शुरू कर दिया। अस्पताल उनके घर से लगभग 15 मिनट की पैदल दूरी पर था। जैसे जैसे समय बीतता गया बारिश और ज्यादा आक्रामक होती गई। सड़कें खाली थी और बाढ़ आ गई थी। मेरी दादी ने कहा कि वो खतरनाक बाढ़ से गुजरने के लिए भयभीत थी, लेकिन वो अपनी बेटी को अस्पताल में नहीं छोड़ना चाहती थी। दुविधा में फंसकर वो सड़क के किनारे खड़ी थी। फिर अचानक कहीं से एक सफेद वैन आई और उनके पास आकर रुक गई। उन्होंने समझाया कि उन्होंने आने वाली किसी भी कार को नहीं देखा था और इसीलिए वो सफेद वैन को देखकर हैरान थी। वैन के अंदर एक आदमी था। उसने एक सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनी हुई थी। उसने पूछा कि वो कहाँ जा रही हैं और उन्होंने बताया कि वो अस्पताल जा रही हैं। आदमी ने उन्हें अंदर जाने के लिए कहा और वो बैठ गई। जैसे ही वो अस्पताल पहुंची उस आदमी को धन्यवाद दिया और अस्पताल के एंट्री गेट की तरफ चल पड़ी। वो अपने दोस्त से मिली जो ये सुनकर पहले आई थी कि मेरी बुआ अस्पताल में थी। उनकी सहेली उन्हें देखकर हैरान थी और उन्होंने उनसे पूछा कि भारी बारिश के दौरान वो अस्पताल कैसे पहुंची। मेरी दादी ने उन्हें बताया कि उन्हें कोई छोड़ने के लिए आया था। वो उस गली की ओर इशारा करती हैं जहां वैन होनी चाहिए थी। उन्होंने
लेकिन वैन वहां नहीं थी, जैसे ये गायब हो गई थी। सबसे अजीब बात ये थी कि मेरी दादी की सहेली उलझन में थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वैन को नहीं देखा। सड़क लंबी और सीधी थी, इसलिए अगर कोई उस समय सड़क को देखता तो वो दूर सड़क तक वैन की एक झलक तो देख ही सकता था। लेकिन जब मेरी दादी ने देखा तो कोई वैन नहीं थी, सड़क खाली थी। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो इस घटना को याद करती हैं तो वो बहुत परेशान हो जाती हैं और आज तक वो नहीं जानती कि वो आदमी कौन था या उस बरसात के दिन उन्हें अस्पताल पहुंचाने में उनकी मदद क्यों की।